हे दोस्तों, मैं चिराग एक ऑडियो के साथ। तो आज हम देख रहे हैं कैश फ्लो एंड फंड फ्लो एनालिसिस से रिलेटेड एमसीक्यूज़। अराउंड 22 एमसीक्यूज़ हैं, जिसमें 16 तो आपके पास्ट ईयर के हैं और बाकी जो 6 एमसीक्यूज़ है वो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। अब देखिए, दिसंबर 18 में आया था जिसमें मैंने नेट क्लियर किया था। तो यहाँ पे ये बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। ऑप्शन आपको दे रखे हैं, अब इसमें बताना कि कौन सा ट्रू नहीं है। अब इसका क्या आपको बोनस मार्क मिला था। अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो लोग इसमें आंसर ही दे रहे होंगे डेप्रिशिएशन इज ए सोर्स ऑफ फंड, लेकिन मेरे पास तो इसकी ऑफिशियल आंसर की पड़ी हुई है क्योंकि मैंने एग्जाम दिया था, तो उससे रिलेटेड मेरे पास पीडीएफ भी पड़ी हुई है। उसमें क्या है कि जनरली जो ऑप्शन आते हैं आपको पता है नहीं, नंबर आईडी होती है और उसके बाद ऐसे दिया होता है 644, 642, 643, 641, इस तरीके से 41, 42, 43, 44 आपके जनरली यू दिए होते हैं। तो मैंने इसमें आंसर लगाया था ये, उस वक्त शायद मेरे को आता नहीं था तो मैं पढ़ के भी नहीं गया था, तो मैंने नॉर्मली क्या कर दिया उसी वक्त आंसर जो आया और मैंने डेप्रिशिएशन एज ए सोर्स ऑफ फंड लगा दिया। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि जब आंसर किया ही तो मेरा ये पार्ट सही था। वैसे दूसरों के पास जो आंसर किया है उसके हिसाब से क्या उनका ये भी सही था। वैसे मेरे को तो यही सही लग रहा है और ये भी हो सकता है क्योंकि आपको पता है कि डेप्रिशिएशन जरूरी नहीं है सोर्स ऑफ फंड हो, क्योंकि डेप्रिशिएशन को आप नॉन करंट असेट मानते हो। मैंने जो आपको थियोरेटिकल पार्ट में ज़्यादा पढ़ाया, लिमिटेड सेंस में फिर भी आप सोर्स ऑफ फंड मान सकते हो। लिमिटेड सेंस में मैंने आपको क्या बताया था कि क्या पता टैक्स सेविंग के फॉर्म में ले रहे हो, क्योंकि डेप्रिशिएशन को अगर आपने एक्सपेंस के फॉर्म में ले लिया तो आपका प्रॉफिट क्या आएगा, कम आएगा। प्रॉफिट कम आएगा तो उस पर टैक्स कम देना पड़ेगा, तो एक तरीके से आपका टैक्स की सेविंग होगी, क्योंकि आप रियल में तो एक्सपेंसेस दे नहीं रहे, रियल में एक्सपेंसेस आप पे नहीं कर रहे। तो वैसे इसको क्या बोलते हैं कि आप रियल में एक्सपेंसेस पे नहीं कर रहे, तो जनरली इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन कैश मानते हुए वापस से पीएनएल में क्या कर देंगे, एक तरीके से ऐड कर देंगे, क्योंकि हमें फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकालना पड़ता है। जो भी नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नॉन फंड से रिलेटेड एक्टिविटी है, नॉन कैश की एक्टिविटी है, वो जनरली क्या करते हो आप जोड़ देते हो, यही बोलते हो। तो इसलिए यहाँ पे इसको पीएनएल में जोड़ दिया जाता था और इसको सोर्स ऑफ फंड नहीं माना जाता था। लेकिन एक 2015 का, दिसंबर 2015 का क्वेश्चन था, उसमें इसको क्या माना गया, सोर्स ऑफ फंड माना गया। तो अगर कभी भी मान के चलो कि जैसे मेरे जैसा कोई पर्सन है, अगर मेरा इन्होंने गलत कर दिया ये वाला, जैसे मैंने ये करा और इन्होंने गलत कर दिया, या इन्होंने क्या करा, एक आंसर की में तो ये ऑप्शन दे दिया और एक में ये सही दे दिया, तो ये खुद ही फंस गए। तो इन्होंने क्या कर दिया, बोनस मार्क दे दिया। बोनस मार्क कब, देखो जब फाइनल आंसर किया था ना, अगर 9 लिखा हुआ आता है, 9 का मतलब क्या होता है, कभी भी देखना, अगर आजकल तो क्या होता है कि जनरली पहले ही बता देता है, लेकिन क्या होता था पहले 9 लिखा हुआ आता था। 9 का मतलब क्या होता है कि या तो सारे ऑप्शन ही रॉन्ग होंगे या क्वेश्चन ही इनकरेक्ट है, क्वेश्चन ही इनकरेक्ट है या सारे ऑप्शन ही रॉन्ग है। तो इस हिसाब से इन्होंने सबको ही क्या मान लिया, एक तरीके से ऑप्शन को मेरे हिसाब से रॉन्ग मान लिया। लेकिन आपको पता है कि कौन सा ट्रू नहीं है, तो आप बोल सकते हो ये ट्रू नहीं है, और ये भी बोल सकते हो। लेकिन लिमिटेड सेंस में मैंने क्या बताया, इसको सोर्स ऑफ फंड भी माना जा सकता है, तो आप जनरली इसको ले लेते। ठीक, क्योंकि ये बिल्कुल ठीक है। मेजर सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल लॉन्ग रन में क्या, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन है। डेप्रिसिएशन लिमिटेड सेंस में सोर्स ऑफ फंड माना जा सकता है, लेकिन मैंने जो पॉइंट बताए थे उसके हिसाब से मैं क्या बोलूँगा कि ये नॉन करंट है और वो भी नॉन करंट है, तो जरूरी नहीं है सोर्स ऑफ फंड हो। फिर एनी ट्रांजेक्शन, कोई भी ट्रांजेक्शन जिससे वर्किंग कैपिटल बढ़ती है तो उसको सोर्स ऑफ फंड, ये तो मैंने इतनी बार चीख चीख के आपको बताया। पर्टिकुलर 2 थियोरेटिकल वीडियो में बार बार आपको बताया कि जब भी हम क्या बोलते हैं कि अगर सोर्स बढ़ रहा है और एप्लीकेशन का पार्ट कम है तो इंक्रीज यहाँ लिखेंगे, लेकिन ये जो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल है वो किसके थ्रू हुई है, जो भी सोर्सेज, जैसे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, तो आपको पता है कि करंट के साथ नॉन करंट जो भी सोर्सेज आए हैं, यानी जो भी बिजनेस के ट्रांजेक्शन हुए हैं। ठीक, आपको मैं एक और एग्जांपल दूं तो आपने इन्वेस्टमेंट बेचा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है, शॉर्ट टर्म नहीं बोल रहा, करंट से करंट नहीं, करंट से नॉन करंट। तो आपको पता है कि सोर्सेज बढ़े तो वो किसके थ्रू, किसी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन के थ्रू जिससे वर्किंग कैपिटल क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो हम क्या बोलेंगे उसको, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, यही तो बोलेंगे। और वो किस में दिखाया जाएगा, यानी देखो आपको पता है कि सोर्स ऑफ फंड के साइड में यहाँ पे डिक्रीज दिखाया जाता है, क्योंकि एप्लीकेशन ज़्यादा है और सोर्स कम, तो डिक्रीज दिखाएंगे। अगर सोर्स ज़्यादा है और एप्लीकेशन कम तो उसे हम जनरली क्या बोलेंगे, आपको इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल का पार्ट है, इस साइड दिखाया जाएगा। मतलब ये मान के चलो बाय साइड में दिखाया जाएगा। अगर आप 2 बाय सोच रहे हैं, वैसे 2 बाय सोचने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि कोई ये लेजर से रिलेटेड पार्ट नहीं है, ये एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है जो टी शेप का भी बनता है और हम बोल सकते हैं वर्टिकल शेप में भी बना सकते हो। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया है अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल आंसर की ऑल ऑप्शन आर रॉन्ग और क्वेश्चन इज इनकरेक्ट, क्योंकि मेरे जो ऑफिशियल आंसर की उसमें 9 दे दिया था, तो इसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए बोनस मार्क मिले थे। तो यहाँ पे मैं बोल नहीं सकता। वैसे तो मुझे क्या लग रहा था, ए भी लग रहा है और मुझे सी भी लग रहा है। अगर सी को मैं क्या बोलता हूँ कि वो सोर्स ऑफ फंड नहीं होता, लेकिन मुझे अब सी क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि देखिए 7th वाला जब क्वेश्चन देखोगे तो कोई भी जो पढ़ा लिखा पर्सन है वो दिसंबर 15 का रेफरेंस दे देगा एनटीए नेट को और क्या बोलेगा, आपने तो डेप्रिसिएशन को सोर्सेज ऑफ फंड के फॉर्म में माना है।
आप देख सकते हैं इंडिकेट द करेक्ट कोड एज रिगार्ड द सोर्सेज ऑफ फंड फॉर ए फंड फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। तो आप देख सकते हैं मैंने आपको बताया था डी और आई, तो आई कहाँ पे आता है, एप्लीकेशन वाले साइड में। और जब भी आपसे सोर्सेज ऑफ फंड बोलेगा तो आपको पता है कि यहाँ पे आपको क्या बता देना है, मैंने बताया जब आपको नॉर्मल पूछेगा तो आपको क्या बताना है कि डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल सोर्सेज ऑफ फंड से रिलेटेड पार्ट में एक तो ये। अब देखिए ये भी इसने दे दिया, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे बी और सी में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है। अब आपको दूसरे ऑप्शन भी लेने पड़ेंगे, मेरा मन नहीं मान रहा कि मैं ये लूँ, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि ये तो नॉन फंड से रिलेटेड है, ये तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ट्रेडिंग प्रॉफिट या लॉस तक पहुंचने के लिए, यानी फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के लिए, जिसको आप एडजस्टेड पीएनएल के थ्रू निकालते हो, किसके थ्रू, एडजस्टेड पीएनएल के थ्रू निकालते हो। तो ये सारे के सारे जो भी अमोर्टाइजेशन के, फिक्टिशियस एसेट रिटर्न ऑफ का पार्ट, इंटेंजिबल असेट्स जो भी आपने चार्ज करी, ठीक है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो सारे आप वापिस से क्या करते थे, एक तरीके से ऐड करते थे, यही करते थे। और इनकम के पार्ट में क्या करते थे, उसको लेस करते थे। तो आप ये ऐड कर रहे हो तो इसको इसने सोर्स ऑफ फंड बोल दिया, पता नहीं क्यों। वैसे ही चार्जिंग डेप्रीशिएशन ऑन फिक्स एसेट को भी इसने क्या बोल दिया, सोर्स ऑफ फंड बोल दिया। अब देखिए इसमें से एक ऑप्शन तो लेना ही था, तो बी और फिर सी फिर ई। अब देखिए अगर वैसे भी आप मान के चलते तो आप ए को तो लेते ही नहीं, क्योंकि आपको पता है कि ये तो किधर जाता है, एप्लीकेशन वाली साइड में जाता है। और आप डी को भी देखिए, बोल रहा है इशूइंग इक्विटी शेयर फॉर एक्विजिशन ऑफ बिल्डिंग फॉर ऑफिस, मतलब ऑफिस बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो ऑफिस बिल्डिंग नॉन करंट और इक्विटी शेयर कैपिटल भी नॉन करंट, तो ये भी जनरली नहीं आएगा। तो अगर आपने ये हटा दिया तो आपका यही बचेगा, ये और यहाँ पे तीन ही चुनने थे, इसलिए आपने जनरली कौन सा चुना, ये चुना। तो लोग क्या करेंगे, रेफरेंस के फॉर्म में ये दे देंगे और बोल देंगे कि आपने तो क्या माना था, डेप्रिसिएशन को सोर्स ऑफ फंड माना था। तो कई जने क्या बोलेंगे, प्रोफेसर्स की बुक दे देंगे और बोल देंगे कि ये सोर्स ऑफ फंड तो नहीं होता, लेकिन आपने तो 15 में क्या मान लिया, इसको सोर्स ऑफ फंड मान लिया। तो कईयों ने ये रेफरेंस दिया होगा और कईयों ने क्या बोला कि भैया ये तो ऐड नहीं होता, ये तो क्या होता है, डिडक्ट होता है, ठीक है, क्योंकि ये पहले से ही ऐड था और हमें ऑपरेटिंग तक पहुंचना है। तो नॉन ऑपरेटिंग या नॉन फंड के जो भी पार्ट है, जैसे डेप्रीशिएशन है, तो आप वापस से क्या करते हो, ऐड करते हो एक्सपेंस। वैसे ये प्रॉफिट है तो क्या करोगे, लेस करोगे, इसको ऐड करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये पहले से ही ऐड है। तो कईयों ने ये रेफरेंस दिया, इसलिए इन्होंने क्या करा, बोनस मार्क ही दे दिया, समझ गए। तो देखो फर्स्ट भी हो गया और सेवन्थ भी हो गया, मेरे को समझाना जरूरी था थोड़ा सा ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि एन टी एन नेट के हिसाब से जा रहा हूँ। अब आपका भी आगे आएगा कभी, वैसे तो मेरे हिसाब से अब आएगा नहीं, आएगा तो उस हिसाब से आप क्या करना, डेप्रीशिएशन पे लगा के रख लेना कि वो सोर्स ऑफ फंड होता है, जिससे क्या होगा, आपका आंसर हमेशा सही जाएगा। तो मैं तो आपको एक लॉजिक दे रहा हूँ कि पिछले साल के हिसाब से आप लगा के देख लेना, और इस साल अगर आपका आ गया या आने वाले साल में आपका जब भी आ गया तो आपको डेप्रिसिएशन इज ए सोर्स ऑफ फंड मान लेना है, क्योंकि आप पिछला रेफरेंस दे सकते हो, कभी भी आपका गलत कर दिया तो आप क्या कर सकते हो, उसके लिए रीअप्लाई कर सकते हो, बोलते हैं ना जो भी कि 1000 लगते हैं पर आंसर के, तो आप उस हिसाब से वापस से एक प्रूफ दे सकते हो इसके लिए। जुलाई 18 में बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी विद रेफरेंस टू कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब देखिए सिंपल है, आपको बताया कि ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर डिविडेंड पे करते हो तो ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। कैश प्रोसीड फ्रॉम पब्लिक डिपॉजिट, ये आपको अगर नहीं समझ में आए तो आपको बताया कि डिवेंचर इशू करते हो, बॉन्ड इशू करते हो, यानी जो भी लॉन्ग टर्म बोरिंग से रिलेटेड पार्ट है तो उसमें पब्लिक डिपॉजिट भी आता है, बॉन्ड की तरह होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने पब्लिक में डिपॉजिट इशू करे तो उस पर भी आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जब आपने इशू करे तो आपको कैश मिला तो इनफ्लो है, तो ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट आपका किसका है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ये फोर्थ या डी बोल सकते हो अगर मैं ए बी सी डी लिखता, तो सेकंड का क्या आएगा आपका, फोर्थ। अब थर्ड देखिए, जनवरी 17 का है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी शुड बी शोन सेपरेटली इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। तो आपको पता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का देखो यहाँ पे बोल दिया AS3 के हिसाब से आता है, AS3 रिवाइज जो बोलते हैं। तो आपको पता है इसमें 3 एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फिर फाइनेंसिंग, ऐसे पढ़ते हैं अपन। तो बी सी और डी, तो कौन सा आएगा, थर्ड का सी आएगा आंसर। ऐसे ऐसे सिंपल आए हैं। अब देखिए सितंबर 16 का है, जिसको अगस्त 16 भी बोल सकते हैं क्योंकि अगस्त में एग्जाम हुआ था इसका, जुलाई में भी हुआ था, फिर वापस शायद हुआ होगा। देखो ये तो अब मुझे पता नहीं क्योंकि 2016 में तो मैंने स्टार्ट ही नहीं किया था देना एग्ज़ाम, तो मुझे तो पता ही नहीं है, क्योंकि मैंने जो एग्ज़ाम दिया था वो तो 2018 से ही दिया था, ये मान के चल लीजिए, या 2017 के लास्ट में दिया था जहाँ तक मेरे को ध्यान है। तो मैंने 2 बार ऐसे एग्ज़ाम दिए थे और तीसरी बार पास किया था, क्योंकि मैं इतना स्टडी नहीं करता। मैं क्या करता हूँ 3-4 दिन आपको बताया कि स्टडी करके चले जाता था, क्योंकि मेरे को और भी काम रहते हैं। अगर मैं इसी में एंगेज रहूँ तो फिर तो पता नहीं क्या आ सकते हैं ज़्यादा, क्योंकि आप भी जैसे क्या करते हो, मेहनत करते हो या हार्ड वर्क करते हो, 1 महीने 2 महीने पढ़ते हो,
तो कांस्टेंट स्टडी करते हो। हमारी इस टाइप से स्टडी नहीं हो पाती है। आप बोलते हो सर आपका ही सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से कुछ नहीं होता। देखिए मैंने आपको बताया कि कभी कभी किसी की मेमोरी स्लो होती है, तो वो पढ़ाता है, फिर उसको क्या रहता है, कुछ कुछ चीज़ें ध्यान नहीं रहती, फिर वापस से पढ़ना पड़ता है। जैसे आपके साथ है वो मेरे साथ भी होता ही है। फर्स्ट पेपर वो पूरा का पूरा देखना पड़ता है। अगर मैंने फर्स्ट पेपर पे ध्यान दिया तो मेरा सेकंड पेपर रह जाता है। सेकंड पेपर में बहुत सारे पार्ट हैं, ये नहीं कि देखो आपकी एक यूनिट है, एक यूनिट के अंदर कितने सारे पार्ट, उसमें सबका कंटेंट B.Com M.Com 12th इन सब का कंटेंट, कॉन्सेप्ट 11th 11th के सबके कंटेंट आ गए। तो इसका मतलब आपको सब कुछ स्टडी करना पड़ेगा। जबकि आप B.Com M.Com पढ़ाते हैं तो उसमें तो आप सिर्फ क्वेश्चन ही पढ़ाते हो, थ्योरेटिकल पार्ट तो पढ़ाते नहीं हो। जबकि यहाँ पे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ज़्यादा है, तो आपको डीप में सारा का सारा पढ़ना पड़ता है। तो ये बोल रहा है कि सितंबर 16 का, इसमें भी ये बोल रहा है। तो आपको पता है कि ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग ये पार्ट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो फोर्थ का क्या आएगा, ए आएगा। अब फिफ्थ का देखिए, फिफ्थ में क्या बोल रहा है। देखिए इसमें बोल रहा है फिफ्थ में, जब भी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हो तो सजेस्ट द करेक्ट कोड फॉर द आइटम्स ट्रीटेड एज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। आप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट किसको मानेंगे। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि एक तो कैश का पार्ट है जिसमें कैश इन हैंड जाएगा, ठीक है, और ये मान के चलो डिमांड डिपॉजिट विद बैंक जाएगा, जिसे आप करंट अकाउंट बोलते हैं। मैंने आपको ये बताया था कि एक बिजनेसमैन है करंट अकाउंट खोलता है, तो देखिए बैलेंस इन करंट अकाउंट विद बैंक ये तो जाएगा। और फर्स्ट देखिए सब में, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो आपका इन्हीं में कन्फ्यूजन होगा। अब याद रखना कि अगर आपको नहीं आ रहा, जैसे अगर आपने ये पढ़ा इन्वेस्टमेंट इन 5 years गवर्नमेंट बोर्ड मैच्योरिंग आफ्टर 1 week, एक हफ्ते में, तो आपको ये तो पता ही है, मैंने आपको बताया था कि हाईली लिक्विड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो कि 3 month के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाता है, रेडिली कन्वर्टेबल इनटू कैश। तो देखिए ये 1 week में ही मैच्योर हो रहा है, तो जनरली हम क्या बोलेंगे, ये भी आएगा कैश इक्विवेलेंट में। ये भी किस में आएगा, कैश इक्विवेलेंट में, क्योंकि ये भी एक हफ्ते में मैच्योर होने वाला है। जबकि ये इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी, ये तो आपने क्या करा, सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया, तो आप कब तक होल्ड करोगे ये पता नहीं। इक्विटी म्यूचुअल फंड कब तक होल्ड करोगे। FD विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मैच्योरिंग आफ्टर 1 year, तो ये तो 3 month से ज़्यादा हो गई। तो इसका मतलब ये नॉर्मल आपके क्या हो गए, अदर इन्वेस्टमेंट हो गए या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गए, लेकिन ये हाईली लिक्विड नहीं हुए। हाईली लिक्विड यही है, तो इसका मतलब ये तो आएगा ही, क्योंकि ये कैश से रिलेटेड पार्ट है और ये कैश इक्विवेलेंट का पार्ट आ गया। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में फर्स्ट और सेकंड आएगा, यूँ आपको देखना था, ठीक है। तो कईयों ने थर्ड भी ले लिया होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है थर्ड आपका पार्ट है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकता है, और इसके अलावा लॉन्ग टर्म की जगह शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकता है, लेकिन वो 3 month से ज़्यादा के लिए भी हो सकता है। क्या पता आपने 8 month के लिए होल्ड कर रखा हो, फिर आपने बेच दियो। क्या पता आपने 1 year से ज़्यादा के लिए होल्ड करके रखा हो, 6 month के लिए होल्ड करके रखा हो, यानी आपने 3 month से ज़्यादा के लिए करके रखा है। और 3 month से कम होते तो जनरली उनमें इनसिग्निफिकेंट रिस्क रहती है, मतलब लो रिस्क रहती है। देखिए आपका सारा का सारा रिवीजन भी होता है। लोग क्या करते हैं, आपको जब मैं देता हूँ तो आप बस PDF देखते हो, और आप थ्योरेटिकल पार्ट जो मैं ये समझाता हूँ आप नहीं देखते हो। इससे आपका पूरा का पूरा पिछला पार्ट ये मान लो 80% तो रिवाइज हो ही जाता है। अब जुलाई 16 देखना क्या है, यानी पिछला आंसर आपको पता चल गया होगा कि फिफ्थ का जो है वो क्या है, D है आंसर, याद रखना। सिक्स्थ का आपको बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैश इनफ्लो। अब देखिए ये भी कोई इतना टिपिकल नहीं था, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, डिक्रीज इन क्रेडिटर, डिक्रीज इन डेटर, इशू ऑफ शेयर, सेल ऑफ ए फिक्स्ड एसेट। अब देखिए ये दोनों तो आपको पता है कि शेयर इशू करने से कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, सेल ऑफ ए फिक्स्ड एसेट्स तो जनरली आप क्या बोलोगे, बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट, जो भी बेची उससे कैश आया, तो ये इनफ्लो की बात कर रहा है, ठीक। अब आप खुद सोचिए कि जब भी डिक्रीज इन डेटर्स की बात करेगा, तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप वो जो है ना कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते थे, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस बनाते हो, ठीक। चलो एक बार मैं आपको दिखाई देता हूँ, रुकिए। देखिए ये मैं स्टेटमेंट पे आ गया, जो कि मेरा इनडायरेक्ट मेथड का है, यानी पिछली वीडियोस में मैंने आपको जो PDF प्रोवाइड की थी उनसे रिलेटेड पार्ट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, आपको पता है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे आता है, जो भी नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, जो भी एक्सपेंस ऐड कर देते हो और जो भी इनकम है लेस कर देते हो, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में, तो ये आता है। फिर उसके बाद एडजस्टमेंट करते हो वर्किंग कैपिटल में, तो मैंने क्या बताया, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल लेस और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल ऐड। तो आपने ये देखा था कि करंट एसेट में सीधा और करंट लायबिलिटी में उल्टा। और मैंने आपको ये भी बताया था, ये सोच के चलिए कि अगर आपके डेटर हैं 20 के हैं, ठीक है, और करंट एसेट में क्या करते हो, रिवर्स क्यों करते हो, क्योंकि देखिए 20 से 30 हो गए, मतलब डेटर और बढ़ गए, तो इसका मतलब आपको 10,000 अब और नहीं मिलेंगे और इंतजार करना पड़ेगा, ये मान के चलिए। तो जब भी करंट एसेट बढ़ती है तो कैश इनफ्लो नहीं होता, आउटफ्लो होता है। जबकि आपसे क्या बोल रहा है कि कौन सा कैश इनफ्लो नहीं है, ठीक है, कौन सा कैश इनफ्लो नहीं है, तो आपको पता है कि जब ऐड होता है तो वो इनफ्लो का पार्ट है, यानी करंट एसेट डिक्रीज होती है 20 से, अगर डेटर्स
15 हो गए, इसका मतलब क्या हुआ, आपको 5,000 रिकवर हो गए होंगे डेटर से, तभी तो आप बोलोगे कि यार मेरे डेटर अब 20 से 15 हो गए, ओपनिंग में 20 थे, क्लोजिंग में। तो आप नॉर्मल बोल सकते हो कि करंट एसेट डिक्रीज हुई या करंट लायबिलिटी इंक्रीज हुई। करंट लायबिलिटी का इंक्रीज होने का मतलब है, देखिए अगर आप नॉर्मल सोचोगे तो आप है ना ये क्रेडिटर का पार्ट सोचोगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि क्रेडिटर में तो क्या होता है, बढ़ता है तो इसका मतलब आपने गुड्स और ख़रीदा होगा, ऐसे हो सकता है। तो आप बोल सकते हो कि करंट लायबिलिटी के सेंस में आपको समझ में नहीं आएगा, तो ये सोच लीजिए कि डिक्रीज इन करंट एसेट तो ऐड करेंगे और इंक्रीज इन करंट एसेट तो लेस करेंगे। वैसे ही करंट लायबिलिटी में सीधा सोच लीजिए कि अगर ऐड हो रहा है यानी इंक्रीज हो रहा है तो ऐड करेंगे, डिक्रीज हो रहा है तो लेस करेंगे। तो ऐड का मतलब क्या है कि आपका इनफ्लो हो रहा है, बढ़ रहा है, और लेस का मतलब क्या है, आप कम कर रहे हो, ठीक है, माइनस कर रहे हो, जिससे आपका कैश जनरेट का पार्ट निकल के आ रहा है। ये समझ में आ गया। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, कहाँ गया, ये रहा, कि जब भी आपको यहाँ पे डिक्रीज इन डेटर्स बोलेगा तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपको 20 की जगह 15,000 हो जाएंगे तो 5,000 आपको मिल जाएंगे। तो ये तो इनफ्लो को डिनोट करेगा ना। तो जब भी डिक्रीज है तो ऐड करते हैं, आपको पता है डिक्रीज इन करंट एसेट तो इनफ्लो को डिनोट कर रहा है, जैसे ये इनफ्लो को डिनोट कर रहे हैं। जबकि डिक्रीज इन क्रेडिटर का मतलब डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, सीधा सोचो तो लेस करते हैं, तो ये कैश आउटफ्लो को डिनोट करता है। तो हम क्या बोलेंगे, ये कैश आउटफ्लो का पार्ट है। यहाँ पे बोल रहा है कौन सा कैश इनफ्लो नहीं है, तो ये कैश आउटफ्लो है, तो हम क्या बोलेंगे कि कैश इनफ्लो नहीं है। सिक्स्थ का आपका जो आएगा वो कौन सा आएगा, आपका ए आएगा, ठीक है। सेवन्थ मैंने आपको बता दिया, थोड़ा जिसमें दिक्कत थी आपने जनरली देखा होगा, तो बी के थ्रू आपने क्या निकाल दिया, ए और डी को हटा दिया था, तो आपने बी और सी और ई। वैसे देखिए सी और ई मैं ऐसे सोर्स ऑफ फंड जनरली बोलूँगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि वो तो पीएनएल से एडजस्टेड होते हैं, उसके थ्रू आपका फंड फ्रॉम ऑपरेशन आता है और वो सोर्सेज में जाता है, इसलिए जनरली हमने सी को भी ले लिया। और ई को तो देखिए आप क्या कर सकते हो, ले सकते हो, क्योंकि आप लिमिटेड सेंस में उसको सोर्स ऑफ फंड मान सकते हो, क्योंकि अकाउंटिंग में कई चीज़ें क्या चलती है, अजम्पशन बेस भी चल सकती है। तो जब भी आपके एग्जाम में आए तो आप डेप्रिशिएशन इज ए सोर्स ऑफ फंड टिक कर देना, आपका पिछले रेफरेंस के हिसाब से मेरे हिसाब से सही हो जाएगा। अब क्या पता ये देंगे ही नहीं 3-4 साल तक, जैसे आप देख सकते हो 15 के बाद 18 में दिया, तो क्या पता आप देंगे ही नहीं। 8 में आपको बोल रहा है फॉर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट ऑफ असर्शन एंड रीजनिंग इंडिकेट द करेक्ट कोड, कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज वेल एज इज इनकेपेबल इन रिवीलिंग द ओवरऑल फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ ए फर्म, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये बोल रहा है कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज वेल इज इनकेपेबल इन रिवीलिंग द ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए फर्म। रीजन, कैश इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ द वर्किंग कैपिटल बेस्ड ऑन द रिकॉर्डेड फैक्ट्स ओनली। अब देखिए लोग क्या करते हैं कि इसमें जनरली ढंग से नहीं पढ़ते हैं, ये इनकेपेबल बोल रहा है। इनकेपेबल का मतलब क्या है कि यहाँ पे बोल रहा है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तरह नहीं हो सकता। जनरली कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज वेल इज इनकेपेबल इन रिवीलिंग द ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए फर्म, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप सारे कॉन्स्टिट्यूंट लेते हैं, सारे फैक्टर मतलब कैश के अलावा बाकी सारी करंट एसेट करंट लायबिलिटी का पार्ट लेते हैं, तो उससे रिलेटेड सोर्सेज भी देखते हो। जबकि आप कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या देखते हो, सिर्फ कैश का पार्ट देखते हो, यानी वर्किंग कैपिटल का सिर्फ एक ही फैक्टर आप कंसिडर करते हो। तो ये बिल्कुल सही बोल रहा है कि ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन ये उसके लिए इनकेपेबल है, नहीं बता पाता, कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बता पाता, बिल्कुल सही बोला गया, ठीक है। ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताता है वैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बता पाता, इनकेपेबल है, बिल्कुल ठीक बोला। क्योंकि आपको पता है कि इसमें सिर्फ एक ही फैक्टर की तरफ ध्यान दिया जाता है, तो इसमें सिर्फ सोर्सेज ऑफ कैश की तरफ ध्यान दिया जाएगा और पेमेंट ऑफ कैश, इसका मतलब एप्लीकेशन ऑफ कैश की तरफ ध्यान दिया जाएगा। कैश रिसिप्ट क्या है और कैश पेमेंट क्या है, तो इसमें अक्रूवल चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया जाएगा। डेटर क्या है, स्टॉक क्या है, प्रीपेड क्या है, क्रेडिटर क्या है, बीपी क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है, मतलब और वर्किंग कैपिटल के फैक्टर की तरफ ध्यान नहीं दिया जाएगा। तो अगर रीजन में बोल दिया कि कैश इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ वर्किंग कैपिटल बेस्ड ऑन द रिकॉर्डेड फैक्ट्स ओनली, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करते हैं तो सिर्फ कैश की तरफ ही ध्यान दिया जाता है, जो कि वर्किंग कैपिटल का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जिसमें सिर्फ रिकॉर्डेड जो ट्रांजेक्शन है, जो भी आपने रिकॉर्ड किए हैं एक्चुअल बिजनेस में, उसी के बेसिस पे आप क्या करते हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हो। तो बिल्कुल ठीक, तो इसलिए ये ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन नहीं बता पाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, ए और आर बोथ आर करेक्ट एंड आर इज एन करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये है। अब देखिए अगर यहाँ कैपेबल आ जाता तो हम शुरू में इसको बोल देते कि ए रॉन्ग है, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट कभी भी कैपेबल नहीं होता सारी की सारी फाइनेंशियल पोजीशन बताने में, सिर्फ वो कैश का पार्ट बताएगा कि कितना कैश रिसिप्ट हुआ है, कैश पेमेंट हुआ है। फंड फ्लो फिर भी बोल सकते हैं, क्योंकि फंड फ्लो के थ्रू आपको क्या है, सारे सोर्सेज पता चल जाएंगे, नॉन करंट और करंट वाले, और वर्किंग कैपिटल के थ्रू आपके करंट से रिलेटेड पता चल जाएंगे कि क्या चेंजेस हुए हैं।
तो हम बोल सकते हैं कि फंड फ्लो स्टेटमेंट एक वाइडर कॉन्सेप्ट की थ्रू है। तो इसका 8th का जो आएगा वो आएगा आपका ए। 9 देखिए क्या बोल रहा है, जून 15 का है, ये बोल रहा है स्टडी द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन और फ्लो ऑफ फंड बताने आपको कि कौन सा फ्लो ऑफ फंड है। अब देखिए रेजिंग ऑफ शॉर्ट टर्म लोन, तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट टर्म लोन, करंट से करंट नहीं है ये फ्लो ऑफ फंड। गुड्स परचेज फॉर कैश, परचेज टू कैश, तो परचेज मतलब स्टॉक, स्टॉक करंट है और कैश भी करंट है, ये नहीं है। पेमेंट ऑफ बोनस इन द फॉर्म ऑफ शेयर, अब देखिए मैं आपको बार बार बताता हूँ कि बोनस का जो पार्ट है उसकी एंट्री ऐसे होती है, बोनस टू शेयर होल्डर, ढंग से सुन लेना, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब इस बोनस का जो पार्ट है इसको आप कहाँ डालोगे, रिजर्व में। मान के चलो कि आपने फ्री रिजर्व जनरल रिजर्व का यूज़ किया, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, क्योंकि बोनस के थ्रू जो शेयर देते हैं, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर, ये मान के चलिए इक्विटी शेयर होल्डर को दिए, तो देखिए बोनस से बोनस कट गया, एंट्री क्या हुई जनरल रिजर्व टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो ये कैश में जनरली होता ही नहीं है, आपको पता है। अब देखिए रिजर्व भी आपका नॉन करंट है क्योंकि ये शेयर होल्डर फंड का पार्ट है, ओनर का, तो मैंने रिजर्व जितने भी बताए वो नॉन करंट, और शेयर कैपिटल भी नॉन करंट। नॉन करंट से नॉन करंट कहाँ से होगा, आप में से कईयों ने इस पर भी टिक लगा दिया और ये सी लगा दिया, तो ये गलत है, याद रखना। इश्यू ऑफ शेयर इन ल्यू ऑफ रॉ मटेरियल, अब खुद देखिए, आपको खुद अंदाज़ा होना चाहिए कि करंट क्या होता है। आपने शेयर इशू करे रॉ मटेरियल की जगह, यानी सामने वाले को क्या कर दिया, एक तरीके से मान लो कि आपने स्टॉक मंगाया, जो भी माल आया आपका स्टॉक आया, और उसके बदले में आपने शेयर दे दिए टू शेयर कैपिटल। तो आप खुद देखिए स्टॉक करंट और शेयर कैपिटल नॉन करंट, तो करंट से नॉन करंट फ्लो तो है भाई, तो हम क्या बोलेंगे ओनली डी, तो 9th का क्या होगा, सिर्फ डी होगा, डी में ओनली डी, समझ गए, तो 9th का आपका डी है। 10 देखिए क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स वुड बी स्पेशली इंक्लूडेड इन द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो कंस्ट्रक्टेड इन कंप्लायंस विद AS3। अब देखिए वही बोल रहा है कि एक मिनट रुकिए, जो स्पेसिफिकली इंक्लूड होगा इन द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ डेट टू इक्विटी नहीं होगा, आपको पता है कि उस केस में क्या होता है, डेट को अगर इक्विटी में कन्वर्ट किया तो डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल ऐसे बोल सकते हो, तो यहाँ पे कैश फ्लो का पार्ट तो आ ही नहीं रहा। आपने एसेट लीज पे खरीदी, तो देखिए ये भी पर्टिकुलर इस AS से रिलेटेड होगा ही नहीं। अगर आप ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग कैश फ्लो की बात करेंगे तो देखिए कैश फ्लो बोल रहा है, तो आपको पता है कि 4 में से एक ही ऑप्शन है, तो यही होगा। परचेजिंग ऑफ ए बिल्डिंग बाय गिविंग ए मॉर्गेज टू सेलर, आपने कोई बिल्डिंग खरीदी और ये बोल रहा है कि सेलर को आपने कुछ मॉर्गेज मतलब कुछ सिक्योरिटी के फॉर्म में दे दिया, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, और ये बोल दिया कि यानी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, और जिससे भी सेलर से खरीदा तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर, और वेंडर को जनरली क्या बोल दिया कि मैं आपको सिक्योरिटी के फॉर्म में अपने क्या दे रहा हूँ, शेयर दे रहा हूँ या कुछ और दे देता हूँ पर्टिकुलर असेट, तो वो आप होल्ड करके रख लेना। तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पे कैश फ्लो का पार्ट हो ही नहीं रहा, तो यहाँ पे इसी जगह पे हो रहा है 10th में सी वाले पार्ट पे, ठीक। 11th वाला देखिए क्या बोल रहा है, मैच द आइटम्स ऑफ फॉलोइंग टू लिस्ट स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। अब देखिए ये पता है फंड फ्लो, तो सी किस में आ रहा है, बी में और सी में आ रहा है। तो अब आगे बढ़े, डेफर्ड टैक्स का पार्ट आपका किस में जाता है, बैलेंस शीट में जाता है, आपको पता है, तो सी के बाद डी भी आ रहा है, दोनों में ही आ रहा है अभी भी। 3 एक्टिविटीज़ किसका पार्ट है, आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट का, तो ए, तो आपको पता है कि सी फिर डी और फिर ए ये आ रहा है, तो यानी सी आपका आंसर हो जाएगा। इम्पेयरमेंट लॉस की बात कर रहा है, तो इम्पेयरमेंट लॉस याद रखना कि मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है इंड AS 36 समथिंग होता है इम्पेयरमेंट लॉस से रिलेटेड, जो कि आपको पता है कि फिक्स एसेट की जब भी हम बात करते हैं तो उसमें टेंजिबल भी आती है और इंटेंजिबल भी आती है। हाँ जहाँ तक ध्यान आ रहा है तो 36 ही है, तो आप एक बार करेक्ट करके देख लेना। मेरे को ध्यान आ रहा है कि IAS 36 ही है जहाँ तक, या 26, वो तो AS 26 था इंटेंजिबल एसेट का। हाँ ये 36 ही रहेगा, ध्यान आ गया मेरे को। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हम बोलेंगे एक तरीके से, इंड AS 36 के अकॉर्डिंग जो भी आपकी फिक्स एसेट हो गई उसमें लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट ये भी आ जाएगा, और इंटेंजिबल भी आ जाएगी, गुडविल भी आ जाएगी। इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट सब्सिडरीज आ जाता है, ये पार्ट भी आ जाता है। तो जो भी आप एसेट कैरिड करते हो जिसे हम बोलते हैं कैरिड वैल्यू, ठीक है। और एक होता है आपका रिकवरेबल पार्ट, रिकवरेबल वैल्यू, कि एसेट को बेचेंगे तो उससे कितना मिलेगा। अब देखिए इसका डिटेल में पार्ट में नहीं जा रहा, मैं तो ये बता रहा हूँ कि जो भी पार्ट ये बोल रहा है कि आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा, जो भी कैरिड वैल्यू है वो रिकवरेबल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मान के चलो कि अगर कैरिड वैल्यू यानी बुक वैल्यू मान के चलो 25 लाख दे रखी है, ठीक है, कोई भी इंटेंजिबल एसेट है उसकी मान के चलो, और रिकवरेबल वैल्यू कितनी दे रखी है, 20 लाख दे रखी है, तो इसका मतलब उसको बेचोगे तो कितने मिलेंगे, 20 लाख। तो आप इस पर दिखाई क्यों रहे हो,
ये बोल रहा है कि रिकवरेबल वैल्यू से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कैरिड वैल्यू। तो आपका 5 लाख का लॉस हो गया, क्योंकि आप बुक में 25 दिखा रहे हो, जबकि बेचोगे तो 20 लाख मिलेंगे। तो 5 लाख का जो लॉस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इम्पेयरमेंट लॉस बोलते हैं। इसमें बोलता है द अमाउंट बाय विच द कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसेट और कैश जनरेटिंग यूनिट एक्सीड इट्स रिकवरेबल अमाउंट। ये तो मेरे पास कहीं लिखा हुआ है इसलिए पढ़ के बता रहा हूँ आपको, कि जब भी आपका रिकवरेबल अमाउंट से जो भी ज़्यादा पार्ट आ जाता है तो जो भी लॉस का पार्ट है वो इम्पेयरमेंट लॉस कहलाता है। तो यहाँ पे ये सोच के चल लेना। इससे रिलेटेड यही बोल रखा है, तो 11th का आपका जो होगा वो सी होगा। देखिए ये सी, फिर डेफर टैक्स का आपका डी बैलेंस शीट, ये ए आ गया था, और इम्पेयरमेंट लॉस आपका फिक्स एसेट से रिलेटेड था। वैसे भी अगर आपको ये 3 आ जाते तो यही पता चल जाता। फिर भी आपको थोड़ा पता रहना चाहिए, आइडिया हल्का सा होना चाहिए कि ये किस इंड एएस से रिलेटेड है, क्योंकि कभी ना कभी आपके इंड एएस से रिलेटेड भी पूछ ही लेता है। ठीक है, आपको ये भी पता है। 12 में बोल रहा है मैच द आइटम्स ऑफ द फॉलोइंग टू लिस्ट एंड इंडिकेट द करेक्ट आंसर। जून 13 का है, क्या बोल रहा है, अर्निंग एबिलिटी ऑफ फर्म। अब देखिए अगर आप इसमें कन्फ्यूज हो कि अर्निंग एबिलिटी ऑफ फर्म किससे रिलेटेड पार्ट आएगा आपका, तो आपको पता है कि प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो की बात करता है, और उसमें आपका कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल आता है। कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इंटू 100 करके क्या आता है, आपका प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो आता है। जब भी आप सेल में से वेरिएबल कॉस्ट लेस करते हो तो आपको पता है कि कंट्रीब्यूशन आएगा, और प्रॉफिट तो आपका होना ही है। वैसे तो मैं आपको जब भी मार्जिनल कॉस्टिंग का चैप्टर कराऊंगा तो उसमें आपको सिखाऊंगा आगे, और आगे आपका डिटेल में आएगा ही। आपको पता है कि उसके बाद फिक्स कॉस्ट लेस होती है, तो फिक्स कॉस्ट तो इंकर होगी ही होगी, चाहे आपका जीरो आउटपुट भी हो। तो जनरली हम कंट्रीब्यूशन की ही बात करते हैं। तो अर्निंग एबिलिटी किसके थ्रू दिखेगी, पीवी रेशो के थ्रू दिख जाएगी। अगर आप 12 का बोलेंगे तो आपको देखिए दिख रहा है कि बी किसमें, इसमें ही आ रहा है, तो आपका आंसर यही होगा। चाहे कंजर्वेटिज्म का पार्ट देखिए, मैंने आपको अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ये बताए थे, उसमें आपको बताया था कि ये प्रूडेंस का पार्ट है। कंजर्वेटिज्म का मतलब क्या होता है, रूढ़िवादी सोच, मैंने आपको बताया पुरानी, जिसमें जनरली हम क्या करते हैं, लॉस को पहले ही एंटिसिपेट कर लेते हैं, पहले से ही देख लेते हैं, और प्रॉफिट हमें पता है कि फ्यूचर में होंगे, तो हम क्या बोलेंगे, जब होंगे तब देखा जाएगा, अभी उसके लिए हमें कुछ भी प्रॉफिट को पहले से क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक कंजर्वेटिज्म सोच थी जिसमें हम बोलते हैं कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच इज़ लेस। तो किस पे दिखाते थे हम, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच इज़ लेस, स्टॉक को दिखाते थे। तो ये आपने देखा था कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस वाले कॉन्सेप्ट में। और भी देखा था, आप प्रोविजन फॉर डेप्रिशन बनाते हो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाते हो जनरली, तो आपको पता है कि आपके लॉस होने के चांस है, तो आप पहले से ही प्रोविजन क्रिएट कर लेते हो। तो धीरे धीरे आपको पार्ट याद आते जाते हैं। कैश प्रॉफिट का पार्ट देखोगे तो देखिए आपको पता है कि कैश प्रॉफिट किससे रिलेटेड होगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्योंकि उसमें कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट की बात करेगा। तो आप पता कर सकते हो कि जनरली आपका कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इन्वेस्टिंग से पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर आप सिर्फ कैश प्रॉफिट देखेंगे तो वो आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी के थ्रू देख सकते हैं, क्योंकि क्या आता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, और जनरली आपको पता है कि उसमें आप सारे नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग जोड़ देते हो, और जो भी आपके इनकम के पार्ट है वो आप लेस कर देते हो। तो नेट में आपका क्या आता है, वो कैश प्रॉफिट ही निकल के आता है, इसलिए हम बोलेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड है। और बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मैंने आपको बताया था, एक तो कैश बेसिस होता है और एक एक्रूअल बेसिस होता है। जनरली जो कंसल्टेंसी वाले देते हैं, या मैंने बताया कि हॉस्पिटल डॉक्टर्स की बात करोगे, जनरली लॉयर की बात करोगे, तो वो जनरली क्या करते हैं, कैश बेसिस पे अपना अकाउंट मेंटेन करते हैं। और ट्रेडिंग फर्म की बात करोगे, मैन्युफैक्चरिंग फर्म की बात करोगे, तो वो एक्रूअल बेसिस पे अकाउंट मेंटेन करते हैं। यानी जो भी प्रोफेशनल सर्विसेज देते हैं ज़्यादातर वो कैश बेसिस पे, और जो नॉर्मल ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग गुड्स खरीद के बेचने का काम या गुड्स बना के बेचने का काम, तो एक्रूअल बेसिस पे रखते हैं। ये भी हमने मेरे हिसाब से अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट वाले पार्ट में शुरू में देखा था, बेसिक वाले पार्ट में। ठीक, तो आपने यहाँ पे 12th का आंसर क्या होगा, आपका ए होगा। 13 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिजल्ट इनटू सोर्सेज ऑफ फंड। अब देखिए जब भी आप सोर्सेज ऑफ फंड की बात करोगे तो यहाँ पे देखिए वो करंट असेट्स डिक्रीज या आ गया। अब देखिए ये कोई कैश फ्लो का पार्ट नहीं है, तो जब भी आपको सोर्सेज ऑफ फंड से रिलेटेड बोले तो आप सीधा सोचिए, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपकी वर्किंग कैपिटल का पार्ट बढ़ रहा है तो वो सोर्सेज ऑफ फंड को डिनोट कर रहा है। ठीक, तो और हाँ वैसे भी सोचिए, एक और पार्ट मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए मैंने जो इसका आंसर चेक किया था ना, उसके हिसाब से तो इसने कैसे किया हुआ है ये मैं आपको बता देता हूँ। सोर्सेज ऑफ फंड है, तो आपको पता है कि सोर्स ऑफ फंड का यहाँ बनता है और एप्लीकेशन का यहाँ बनता है, यानी फंड फ्लो स्टेटमेंट का जो आपका पार्ट है वो आप कवर कीजिए। और आपको पता है कि आपका एक स्टेटमेंट बनता है, यहाँ पे सोर्स पार्ट आता है, यहाँ एप्लीकेशन का पार्ट आता है। सोर्स में आपकी डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल का पार्ट आता है और एप्लीकेशन में आपका इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। तो इसने डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल देख के किया है। ये बोला विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिजल्ट इनटू सोर्सेज ऑफ फंड।
तो डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल के अकॉर्डिंग पार्ट देखा है तो आप देख सकते हैं कि अगर करंट असेट डिक्रीज होती है, क्योंकि मैंने फंड फ्लो के पार्ट में आपको बताया था अगर वर्किंग कैपिटल डिक्रीज का पार्ट देखना है तो करंट असेट्स के लिए सीधा मतलब इंक्रीज हो रही है तो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज, करंट असेट डिक्रीज हो रही है तो वर्किंग कैपिटल डिक्रीज। तो देखिए डिक्रीज इन करंट असेट और करंट लायबिलिटी में आप देखोगे रिवर्स, अगर करंट लायबिलिटी बढ़ रही है तो वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होगी और करंट लायबिलिटी अगर क्या हो रही है कम हो रही है तो वर्किंग कैपिटल क्या होगी इंक्रीज होगी। तो आपको पता है कि अगर करंट लायबिलिटी बढ़ रही है इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी तो वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होगी। तो आपको बोल रहा है कि करंट असेट्स और वर्किंग कैपिटल का सीधा रिलेशनशिप है और करंट लायबिलिटी और वर्किंग कैपिटल का रिवर्स रिलेशनशिप है। ठीक है, यानी इनडायरेक्ट बोल सकते हो या इनवर्स बोल सकते हो, इनवर्स सही रहेगा, इनवर्स रिलेशनशिप है। तो सेकंड और थर्ड आपका आएगा, तो 13 का आप देख सकते हैं कौन सा आएगा, बी आएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से सोच के लिया गया है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे को तो ऐसे ही लगा था कि सबसे पहले कि जब भी सोर्सेज ऑफ फंड है तो वो एक तरीके से क्या है इंक्रीज की बात कर रहा है, क्योंकि सोर्सेज ऑफ फंड से रिलेटेड ट्रांजैक्शन क्या है। लेकिन देखिए यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन है वो कौन से होते हैं, नॉन करंट और करंट। तो फिर मेरे को दिमाग में आ गया कि यार ये तो किससे रिलेटेड है, सिर्फ वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड ही पूछे गए। तो जब भी सोर्सेज ऑफ फंड के वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड पूछे जाए तो आपको पता है कि यहाँ डिक्रीज आता है और इधर इंक्रीज आता है। तो जब आपको सीधा सीधा करंट असेट करंट लायबिलिटी से पूछ ले तो आपको पता है कि सोर्सेज में डिक्रीज का पार्ट और एप्लीकेशन में इंक्रीज का पार्ट आपको देखना पड़ेगा। लेकिन उनसे रिलेटेड अगर ट्रांजैक्शन बोल दे कि किसी ट्रांजैक्शन से वर्किंग कैपिटल क्या होती है इंक्रीज होती है तो उसे हम सोर्स ऑफ फंड बोलते हैं, और किसी ट्रांजैक्शन से वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन ऑफ फंड, क्योंकि उन ट्रांजैक्शन से एप्लीकेशन का पार्ट ज़्यादा होगा। अगर सोर्सेज का पार्ट ज़्यादा है तो हम क्या बोलेंगे कि वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो रही है, क्योंकि सोर्सेज का पार्ट प्लस में है, पॉजिटिव है, सबसे ज़्यादा है और एप्लीकेशन का कम है। ऐसे देखेंगे। लेकिन यहाँ पे तो आपका करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का पार्ट दिया है, तो नॉन करंट से करंट का यहाँ पे आपका ट्रांजैक्शन नहीं लिया गया। तो 13 में हम क्या बोलेंगे, बी, सेकंड और थर्ड, इस तरीके से सोच सकते हैं। 14 क्या है कि जब मैं वाइट बोर्ड पे पर्टिकुलर वीडियोस बनाता था और प्रोवाइड करता था तो इसमें मैंने ये एमसीक्यूज कवर किए थे। तो मैंने अरिहंत का पार्ट देख लिया और उसके बाद मैंने चेक नहीं करा और मैंने सबको फाइनेंशियल रिसोर्सेज बता दिया था। तो उस वक्त गलती थी, क्योंकि ये मान लो कि 1 साल पर्टिकुलर हो गया उस वीडियो को बनाए हुए, या मेरे हिसाब से 11 से 12 मंथ हो गए, तो कभी कभी गलती हो जाती है, पर्टिकुलर मिस्टेक हो जाती है। लेकिन मैंने आपको अब देखिए प्रॉपर सेंस में बताया। तो मैंने आपको बताया नैरो सेंस में क्या होता है, फिर उसके बाद हमने बताया था ब्रॉडर सेंस में क्या होता है फंड का मतलब, और पॉपुलर सेंस में, यानी जब भी आप फंड फ्लो स्टेटमेंट देखते हो तो फंड का मतलब क्या होता है, वर्किंग कैपिटल। तो यहाँ पे आंसर क्या था, वर्किंग कैपिटल। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज यूज्ड एज फंड इन द प्रिपरेशन ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो मैंने ऑफिशियल आंसर की चेक करी ताकि पता चल जाए बिल्कुल सही है। तो 14 का क्या आएगा आपका, अभी वर्किंग कैपिटल। और वैसे भी हमने थियोरटिकल पार्ट में फिर देख लिया था जिससे हमें आइडिया हो गया था। फिर ये बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अफेक्ट द वर्किंग कैपिटल, जून 2012 का। अब देखिए वर्किंग कैपिटल को जो अफेक्ट नहीं करता ये बोल रहा है। आप देखिए रिलाइजेशन ऑफ कैश फ्रॉम डेटर, आप खुद सोचिए कि कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर, जितना आपका कैश बढ़ा उतने से डेटर कम हो गया, तो जितनी आपकी करंट असेट बढ़नी थी उतने से करंट असेट कम भी हो गई। तो आपका कोई फ़र्क पड़ा, नहीं फ़र्क पड़ा। सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इन कैश, तो आपको पता है कि अगर आपने प्लांट एंड मशीनरी को बेचा तो कैश अकाउंट डेबिट, तो कैश बढ़ गया तो करंट बढ़ गया, करंट असेट। और प्लांट एंड मशीनरी बेची तो आपको पता है नॉन करंट, तो इससे हम क्या बोलेंगे, वर्किंग कैपिटल अफेक्ट हुई है। तो इससे वर्किंग कैपिटल अफेक्ट हुई है। शेयर इशू करे तो बैंक अकाउंट डेबिट, तो देखिए करंट असेट बढ़ गई टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो करंट बढ़ी है और ये नॉन करंट है। तो हम क्या बोलेंगे, एक साइड का पार्ट बढ़ा है करंट असेट का, दूसरी साइड के पार्ट में कुछ चेंज नहीं हुआ, वो डिक्रीज नहीं हुई, तो हम क्या बोलेंगे, वर्किंग कैपिटल अफेक्ट हुई है। इससे भी हुई है, इससे भी हुई है। रिडम्पशन ऑफ डेबेंचर, डेबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, पे कर दिया, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी करंट असेट कम हो गई। ठीक, और यहाँ पे नॉन करंट है, नॉन करंट लायबिलिटी है, तो आपको पता है कि इससे भी आपकी वर्किंग कैपिटल पे इफेक्ट पड़ेगा। तो जब भी एक साइड करंट और एक साइड नॉन करंट हो तो वर्किंग कैपिटल अफेक्ट होती है, क्योंकि आपको पता है सोर्स ऑफ फंड और फ्लो फंड का पार्ट होता है। तो ये तीनों क्या हो रहा है, वर्किंग कैपिटल अफेक्ट हो रही है। ये बोल रहा है किससे नहीं होती, जब मैंने क्या बताया, दोनों जगह करंट या नॉन करंट ट्रांजेक्शन हो, चाहे असेट हो चाहे लाइबिलिटी हो, फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों जगह करंट या नॉन करंट हो तो वर्किंग कैपिटल अफेक्ट नहीं होती। तो अपना आंसर क्या होगा, ए, क्योंकि यहाँ पे पूछा है कि कौन सी वर्किंग कैपिटल अफेक्ट नहीं होती, किससे, तो हम क्या बोलेंगे 15 के ए से। 16 देखिए, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिपेयर्ड ऑन द गाइडलाइंस ऑफ AS3। अब बताइए जून 2012 में, तो आपको बताइए कैश फ्लो स्टेटमेंट। 16 का क्या आएगा, सी आएगा। 17 देखिए,
अब देखिए ये आपके हो गए थे पास्ट ईयर के जो भी एमसीक्यूज़ हैं 2012 तक के अटैम्प्ट के। उसके बाद आपके मैंने कुछ 6 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कवर कर लिए, वैसे इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आपको आते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज़ यूजफुल फॉर फाइनेंशियल प्लानिंग। मैंने आपको पिछली वीडियो में इतनी बार बताया, जब भी मैंने आपको किसका पार्ट बताया, कैश फ्लो स्टेटमेंट का लास्ट टॉपिक बताया, जिसमें मैंने आपको डिफरेंस भी बताया था। तो मैंने आपको ये बताया था कि ये शॉर्ट टर्म के लिए काम आता है या कैश प्लानिंग के लिए जनरली काम में आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। जबकि मूवमेंट ऑफ फंड मतलब फंड फ्लो स्टेटमेंट वो एक वाइडर कॉन्सेप्ट है, तो वो किसके लिए काम आएगा, आपका लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग या इंटरमीडिएट फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए काम में आएगा। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो 17 का होगा ए। 18 देखिए, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन मार्केटेबल सिक्योरिटी। अब देखिए मार्केटेबल सिक्योरिटी आपका क्या है, करंट असेट। आपने उसको बेचा, तो बेचने पे क्या आया, कैश आया या बैंक। तो मान के चलो बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट। याद रखना इन्वेस्टमेंट क्या, शॉर्ट टर्म, तो ये भी करंट और ये भी करंट। तो मैंने क्या बताया था, अगर करंट से करंट पार्ट होता है तो फंड का फ्लो नहीं होता, वर्किंग कैपिटल अफेक्ट नहीं होती, तो हम क्या बोलेंगे, नो फ्लो ऑफ फंड। यहाँ पे ये मत कर देना नन ऑफ दीज, हम क्या बोलेंगे, नो फ्लो ऑफ फंड। 18 का क्या आएगा, सी आएगा, क्योंकि सी भी तो ऑप्शन ही है ना, तो हमें सी ऑप्शन ही बताना है कि फ्लो ऑफ फंड नहीं होगा। कईयों ने क्या कर दिया होगा, नन ऑफ दीज कर दिया होगा, 18 का सी करना है। 19 देखिए, परचेज ऑफ मशीनरी बाय इशूइंग लॉन्ग टर्म नोट्स पेबल शुड बी रिपोर्टेड एज ए। अब देखिए आपने मशीनरी खरीदी और ये मान के चलो कि ये लॉन्ग टर्म नोट्स का मतलब क्या है कि देखो बीपी है लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म का मतलब क्या हो गया, आपने मशीनरी खरीदी और आपने क्या बोला कि आप इसका पेमेंट करोगे 15 मंथ बाद या 2 ईयर्स बाद, मतलब एक साल बाद कर रहे हो, 1 ईयर बाद। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो ट्रेड पेबल एक तरीके से या बीपी का जो पार्ट है वो लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म नोट्स पेबल। तो आप बोल सकते हो कि जो बीपी है वो लॉन्ग टर्म के लिए, तो ये भी नॉन करंट है। पर यहाँ पे तो जनरली ये कैश फ्लो से रिलेटेड दे रखा है ना, तो आपको पता है कि इसमें कोई कैश का फ्लो हो ही नहीं रहा, तो इसे हम किस में दिखाएंगे, नॉन कैश इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्यों, क्योंकि मशीनरी इन्वेस्टिंग से रिलेटेड है और बीपी जो लॉन्ग टर्म के लिए वो आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, जैसे मान के चलो कि देखिए अगर आपने लोन लिया होता, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन, फिर आपने क्या करा होता, उसी पर्टिकुलर लोन से मशीनरी खरीद ली होती अमाउंट से, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू लोन। कभी कभी आप मशीनरी खरीदने जाते हो तो बैंक के एग्जीक्यूटिव बैठे रहते हैं और वो आपको लोन प्रोवाइड करके क्या करते हैं, सीधा मशीनरी प्रोवाइड कर देते हैं। तो सीधी एंट्री क्या होगी, आपको पता है कि मैंने ये क्या कर दिया एंट्री, आपने लोन लिया और आपने उस लोन का यूज़ कर लिया, तो आपने जनरली ये करी मशीनरी टू बैंक, मैंने गलती से मशीनरी टू लोन कर दी, मशीनरी टू बैंक। तो आपको पता है कि आपने उस अमाउंट का यूज़ कर लिया, तो ये कट गया। तो एंट्री क्या बची, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू लोन, डायरेक्ट हो गया। तो आपको पता है कि मशीनरी फिक्स एसेट है, तो ये नॉन कैश इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ सकता है, ऐसे भी हो गया। पर यहाँ पे आपको डायरेक्ट शुरू में ही बोल दिया एंट्री, तो आपको पता है कि कैश का कुछ फ्लो हुआ ही नहीं होगा। अगर हुआ भी था तो वो डायरेक्ट उसी वक्त ख़त्म हो गया और हम बोल सकते हैं कि ये नॉन कैश इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ जाएगा। तो 19 का क्या है आपका ए। 20 देखिए, इफ़ प्रोविजन फॉर टैक्सेशन इज ट्रीटेड एज ए करंट लायबिलिटी देन पेमेंट ऑफ टैक्स इज। अब आप सोचिए कि मैंने आपको बताया था कि जब भी हम करंट लायबिलिटी मानते हैं तो इसको हम चार्ज मानते हैं, क्या मानते हैं, चार्ज। जब भी अगर हम नॉन करंट लायबिलिटी मानते हैं तो एप्रोप्रिएशन मानते हैं। नॉन करंट लायबिलिटी मानते हैं तो हम कहाँ पे दिखाते थे, हम एक तो फंड फ्लो स्टेटमेंट में जब भी पेमेंट किया तब दिखाते थे एप्लीकेशन वाले पार्ट में, और एडजस्टेड पीएनएल में भी दिखाते थे। ये मैंने आपको कम से कम 10 बार या ये मान के चलो 5 से 6 बार तो बोल के बार बार बताया हुआ है, जितनी बार भी थ्योरेटिकल पार्ट में बताया। तो जब भी हम करंट लायबिलिटी बोलते हैं तो ये नहीं करते हैं जो मैंने दोनों बताए। जब भी हम करंट लायबिलिटी मानते हैं तो हम शेड्यूल में दिखाते हैं, यानी स्टेटमेंट और शेड्यूल ऑफ चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल। तो पेमेंट ऑफ टैक्सेस क्या आएगा, 20 का जो आपका पार्ट है, जो 20 से रिलेटेड बोल रखा है। एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड, सोर्स ऑफ फंड, नो फ्लो ऑफ फंड, तो हम क्या बोलेंगे, नो फ्लो ऑफ फंड। फ्लो ऑफ फंड हो ही नहीं रहा, सीधी सी बात। और कभी भी अगर आप कंफ्यूज हो तो आप खुद दिमाग लगाइए कि प्रोविजन फॉर टैक्स को अगर करंट लायबिलिटी माना है और जब भी पे करेंगे तो हम क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स टू बैंक, यही तो करेंगे। तो आपको पता है कि ये भी करंट और ये भी करंट, तो इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा कि आपकी वर्किंग कैपिटल में, हम बोलेंगे जनरली फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वर्किंग कैपिटल पे जो फ़र्क पड़ता है वो किसके थ्रू पड़ता है, नॉन करंट और करंट के थ्रू पड़ता है। कि एक साइड आपका क्या है, करंट के साथ नॉन करंट होना चाहिए, कि अगर नॉन करंट डेबिट में तो क्रेडिट में करंट होना चाहिए, अगर डेबिट में करंट है तो क्रेडिट में नॉन करंट होना चाहिए। तो 20 का अपना क्या आएगा, सी। देखिए अब ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इंक्रीज द कैश फ्लो ऑफ ए फर्म, ये 21 है। इसमें बोल रहा है डिक्रीज इन इन्वेंट्री, इंक्रीज इन डेटर, इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस, डिक्रीज इन इनकम इन एडवांस। ये करंट लायबिलिटी है याद रखना,
तो आप देख सकते हैं कि जनरली 3 आपको करंट असेट के पार्ट दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी आप देखना ये बोल रहा है कि किससे कैश फ्लो इंक्रीज होगा। तो मैंने देखिए आपको अभी बताया था ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, वैसे मेरे पास उसका पर्टिकुलर पार्ट अभी भी है जो मैंने बताया था। तो मैंने यहाँ पे आपको जनरली बताया था कि जब इनफ्लो बोलते हैं तो वो किसकी वजह से होता है, करंट लायबिलिटी इंक्रीज होती है, करंट असेट डिक्रीज होती है। क्योंकि करंट असेट डिक्रीज होने का मतलब क्या है, जैसे स्टॉक कम हो गया तो उससे आपको पैसा मिल गया होगा, ठीक है। डेटर्स कम हो गया तो इसका मतलब क्या है, डेटर्स से आपको कैश मिल गया होगा। जनरली ये देख के चलते हैं। अदर देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि तीनों एक्टिविटी का टोटल होने के बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बिगिनिंग में देखते हो तो लास्ट में आपका क्या आता है, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ जाता है, मतलब एंड का पार्ट आ जाता है। इसलिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के पार्ट को इसमें कंसिडर नहीं किया जाता। तो ज़्यादातर एग्जाम्पल आपको यही देखने को मिलेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अलावा। तो देखिए डिक्रीज इन इन्वेंट्री का मतलब क्या हुआ, कह रहा है वुड इंक्रीज द कैश फ्लो ऑफ ए फर्म विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आप खुद देखिए कि अगर आपका 40 का स्टॉक था और वो 30 का हो गया तो ये हम बोल सकते हैं कि स्टॉक बेचा होगा और उससे हमें 10,000 मिले होंगे, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, इससे ही हो रहा है, तो 21 का ए ही होगा आंसर। तो इसका मतलब बाकी नहीं होंगे, फिर भी कंसीडर तो करें एक बार, देखते हैं। एंड इंक्रीज इन डेटर, तो आप सोचिए 50 से 70 हो गए तो आपको पैसा थोड़ी मिला बल्कि डेटर्स ड्यू अमाउंट और बढ़ गया, ये बोल सकते हैं हम। तो आप याद रखना कि जब भी हम किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं करंट असेट की और कैश फ्लो की बात करते हैं, तो हम क्या सोचते हैं, रिवर्स इनवर्स बोलते हैं कि जब भी करंट असेट बढ़ती है तो हमें क्या करना पड़ता है, लेस करना पड़ता है, और जब भी करंट असेट कम होती है तो हमें ऐड करना पड़ता है। तो करंट असेट बढ़ रही है तो हमें लेस करना पड़ रहा है, प्रीपेड एक्सपेंस बढ़ रहे हैं तो हमें लेस करना पड़ रहा है, मतलब कैश आउटफ्लो। और ये किसकी बात कर रहा है, कैश इनफ्लो, यानी कैश फ्लो इंक्रीज होगा क्योंकि ये कम हो रहा है। वैसे करंट लायबिलिटी में सीधा सोचिए कि अगर करंट लायबिलिटी बढ़ रही है तो हम ऐड करेंगे यानी इंक्रीज करेंगे, और करंट लायबिलिटी अगर कम हो रही है तो हम डिक्रीज करेंगे, कैश आउटफ्लो की बात कर रहे हैं। तो ये डिक्रीज इन इनकम इन एडवांस नहीं आएगा आपका, तो हम क्या बोलेंगे, ए आएगा 21 का ए। इनकम इन एडवांस करंट लायबिलिटी याद रखना, और उसमें सीधा पार्ट होता है, बढ़ने पर क्या करेंगे, कैश इनफ्लो की बात करेंगे, और कम होने पर कैश आउटफ्लो की बात करेंगे। हमारे क्वेश्चन में कैश इनफ्लो पूछा गया है तो कन्फ्यूज ज़्यादा होने की ज़रूरत नहीं है। एन इनफ्लो ऑफ कैश वुड रिजल्ट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए बोल रहा है कि जब भी इनफ्लो ऑफ कैश का बाद पार्ट मैंने बोला, तो मैंने बोला दो चीज़ें होता है, एक तो असेट डिक्रीज हो और करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो, क्योंकि करंट लायबिलिटी में सीधा सोचते हो। अब यहाँ पे देख सकते हो कि करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। डिक्रीज इन एन इक्विटी अकाउंट, इक्विटी अकाउंट जनरली हम बोलेंगे तो इसका मतलब क्या है, शेयर कैपिटल बोल सकते हैं। तो आप देखिए अगर इक्विटी शेयर कैपिटल का पार्ट देखोगे या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का पार्ट देखोगे, अगर वो 10 लाख की है और 8 लाख की हो गई, इसका मतलब क्या है, बाय बैक कर दिया 2 लाख का, ऐसे बोल सकते हो। अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की बात बोलोगे 10 से 8 हो गया तो इसका मतलब क्या है, 2 लाख का पेमेंट कर दिया। तो जब भी इक्विटी डिक्रीज होगी तो इसका मतलब क्या है, पेमेंट का पार्ट है। लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो हम ये बोल सकते हैं कि पेमेंट क्या है, जबकि यहाँ पे इनफ्लो की बात कर रहा है ना कि आउटफ्लो की बात कर रहा है, तो इस केस में बी ही आएगा, ठीक। इंक्रीज इन असेट होने से क्या होता है, इन्वर्स होता है, मैंने आपको बताया। तो अगर करंट असेट बढ़ रही है तो उस केस में क्या होगा, कैश आउटफ्लो का पार्ट होगा। तो हम क्या बोलेंगे, कैश इनफ्लो का पार्ट 22 के बी से रिलेटेड है, ठीक। तो आई होप आपको सारा पार्ट समझ में आया होगा। कुछ भी दिक्कत है तो ज़रूर पूछना। फर्स्ट और सेवन्थ में थोड़ी सी दिक्कत थी, लेकिन देखिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जाम में जो आएगा उस वक्त रेस्पॉन्स करना पड़ेगा फटाफट, क्योंकि आपको इतना टाइम नहीं मिलता। तो जैसे मैंने आपको बताया, अगर डेप्रिसिएशन इज ए सोर्स ऑफ फंड बोल दे तो आप तो टिक करके आ जाना, क्योंकि आपको बताया कि आप 7th क्वेश्चन का रेफरेंस भी बता सकते हो, और जब भी आपको क्या करना है वो 1000 पर क्वेश्चन के हिसाब से देने पड़ेंगे। या ग्रुपिंग में लोग क्या करते हैं आजकल, दे देते हैं, जैसे 5 to 10% मिलकर आराम से 100 रुपीज़ देते हैं, और एक पर्टिकुलर आंसर जो भी उन्हें लगता है कि ये कन्फर्म सही है, जो कि एनटीए ने गलत कर दिया नेट ने, उसको क्या कर देते हैं, उसका वो दे देते हैं पूरा का पूरा। और आपको पता है कि देखो उसका प्रूफ भी देना पड़ता है, तो प्रूफ की फ़ोटो वोटो खींच के जनरली कि किसी पर्टिकुलर प्रोफेसर की बुक होगी या कोई रेफरेंस होगा, तो आप पास्ट ईयर के रेफरेंस देख सकते हो कि आपने अपनी ऑफिशियल आंसर की में ये दिया था, तो आपका सही का सही होगा, या सबको ही बोनस मार्क मिलेंगे ही मिलेंगे, यही होता है, ठीक। तो हम बोलेंगे कि टोटल मिला के 22 थे, आपको समझ में आ गए क्वेश्चन। अब अगली वीडियो में शायद मैं क्या बताऊंगा आपको, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग से रिलेटेड पार्ट तो बताऊंगा ही बताऊंगा, जिसमें हमारे क्या आएंगे, इशू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर का पार्ट। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।